नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जिसने कि फरवरी माह इलेक्ट्रॉनिक जो चुनावी चंदे का बॉन्ड था उसे असंवैधानिक ठहराया और ये कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 21 फरवरी को देश की एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं पर वे बॉन्ड भेजे गए। 10,000 के करीब भेजे गए बॉन्ड 1-1 करोड़ कीमत की थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरकार आखिर ये खेल क्यों जारी रखी थी, इसका खुलासा भी नहीं होता अगर सूचना के अधिकार के तहत इस बात की जानकारी न दी जाती। सबसे मनोरंजन वाली बात ये रही, आश्चर्यजनक बात ये रही कि जो सरकार जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन करने की जिम्मेदारी है, वह खुद ही इस खेल में शामिल देखी गई। और ये घटना तब आ रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट के करीब बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा समेत 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को लेकर एक पत्र मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को भेजा था। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि राजनीतिज्ञों और कुछ वकीलों का चुना हुआ समूह न्यायालय पर दबाव डालकर अपने हक में फैसला करा के न सिर्फ न्यायालय की गरिमा गिरा रहा है बल्कि लोकतंत्र को भी प्रभावित करने का काम कर रहा है। ये एक ही मामला जिस चुनावी चंदे के बॉन्ड को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया, प्रेस यहाँ तक कि सरकारी प्रेस भी उस बॉन्ड को छापते हैं और बाकायदा इसे एसबीआई के काउंटरों पर बिकने के लिए भी भेजा जाता। आखिर ये हिम्मत आती कहाँ से? क्या ये बहुमत वाली सरकार की हिम्मत है या वो सरकार जो खुद को 140 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि सरकार बताती है? यहाँ ये सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने वकीलों के एक गुट की लड़ाई में खुद को शामिल करके खुद को हल्का बनाने का प्रयास किया, उनसे ये सवाल उठना ही चाहिए कि आखिर एक असंवैधानिक चीज़ माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद सरकारी काउंटरों तक पहुंची तो कैसे? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर इस गड़बड़ छाले का पता नहीं लगता, अगर कुछ वकीलों का समूह या स्वयंसेवी संस्थाएं चुनावी बॉन्ड को लेकर अदालत तक न पहुंची होती, आज सरकार की ओर से
बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपके तथ्यों में दम होगा तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था बना दी गई है या बन गई है, एक आम आदमी न्याय पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। हालांकि मेरा ये बयान अदालत की कामकाज में दखल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के रवैये पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। जब सरकार ही किस तरह से चुनावी चंदे के खेल में शामिल है, सरकारी एजेंसियां उसने चुनावी चंदों को इकट्ठा करने के लिए लगा रखी हैं, तो आखिर उन वकीलों का क्या, जिन वकीलों ने माननीय न्यायालय को ये माननीय न्यायाधीश को एक पत्र सौंपा था कि किस तरह से न्यायालय की गरिमा को गिराने का प्रयास हो रहा है, तो उन वकीलों को संभवतः ये दिखाई नहीं देता कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस चीज़ को अवैध ठहराया, असंवैधानिक ठहराया, अपारदर्शी ठहराया, सरकार के संरक्षण में वो काम बदस्तूर जारी रहा। यहाँ तक कि बॉन्ड खरीदे गए और खरीदने के बाद सूत्र तो यहाँ तक जानकारी दे रहे हैं कि राजनीतिक दलों ने उसे जल्दी से भुना भी लिया। यानी कि उनके खुद जब सरकार और सत्ताधारी दल जब माननीय न्यायालय का सम्मान करने को तैयार नहीं है, तो आखिर विपक्ष या आम जनता से किस तरह की आशा की जा सकती है कि वो माननीय न्यायालय के निर्देशों को सम्मान करेगा भी, क्योंकि संभवतः ये बड़े लोगों, यानी कि आप देखा होगा साधन संपन्नों के लिए न तो कोई जेल खराब चीज़ है और न ही न्यायालय में जाना उनके लिए कोई तकलीफ देह है, क्योंकि आम आदमी उसकी एड़ियाँ घुस जाती हैं सिस्टम से लेकर मामले को न्यायालय तक पहुंचाने में। लेकिन साधन संपन्नों के लिए किस प्रकार अदालत रात में भी 1 बजे खुलकर बैठ जाती है, ये सभी ने इसी देश में होते देखा। और किस तरह से न्यायालय के निर्देशों को सरकार द्वारा ही अपमानित किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद किस प्रकार से ये चुनावी चंदे के बॉन्ड को छापने का काम जारी रहा और किस प्रकार से ये बॉन्ड सरकारी बैंकों के काउंटर तक पहुंचाई गई और उनकी खरीद बिक्री कराई गई। अभी हालांकि मेरे पास ये बताने को पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन छन छन के जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे ये बात तय है कि असंवैधानिक ठहराए जाने के बावजूद सरकार इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि उसे पता है कि सरकार फिर से आने वाली, जैसे कि वो दावा करते हैं। हालांकि ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और वो जो करेगी ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार ये कहा जा रहा कि हम आ ही रहे हैं, बस केवल शपथ ग्रहण होना बाकी है, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, तो ऐसा लगता है कि वर्तमान सत्ताधीशों को अब जनता के विवेक को भी अपहरण करने की छूट मिल गई है।
इस बात से कोई इनकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव जीते हैं, लेकिन चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि चुनाव किस प्रकार जीते जाते हैं ये सभी लोगों ने देखा होगा। चंडीगढ़ से भी ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि किस प्रकार प्रशासनिक फेरबदल के बल पर हारे हुए प्रत्याशी को जीता घोषित किया गया। बाद में हालांकि उस चोरी को माननीय उच्चतम न्यायालय ने पकड़ा और तब आम आदमी पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी को न्याय मिला। इसी प्रकार अभी हाल में भी इसी केंद्रीय एजेंसी ने उन पमार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल से अपने केस वापस ले लिए, जो कि केस माननीय उच्चतम न्यायालय के 2017 में दिए गए निर्देशों के तहत दायर किए गए थे और जिसके तहत ही प्रधानमंत्री उन प्रफुल्ल पटेल को भ्रष्टाचारी बताते थे। आज जब वो महाराष्ट्र में वो दल सरकार में शामिल हो गया है और केंद्र में भी उन्हें हिस्सेदारी मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है, तो तुरंत ही उस सीबीआई ने, जिसने कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मामला दर्ज किया था, उसे बंद करने में जरा सी भी देरी नहीं लगाई। आम जनता ये देख रही है, लेकिन उन वकीलों का क्या, जिन लोगों ने ये कहा था कि कुछ वकीलों का समूह, कुछ राजनेता न्यायालय की अवमानना कर रहे हों, उन पर बेवजह दबाव डाल रहे, तो वो माननीय वकील हमको ये बताएंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर शुरू किए गए मामले को किस प्रकार वही सरकारी जांच एजेंसी जिसने कि मामला उन पर दर्ज किया था को बंद कर दे, मात्र इसलिए कि अब कोई सबूत नहीं बचा। जनार्दन रेड्डी, जो हाल में ही कर्नाटक के वो जनार्दन रेड्डी जिस पे कि आज भी बेल्लारी में घुसने पर प्रतिबंध और कुछ नहीं न्यायालय ने लगाया है। खनन माफिया जिन्हें कहा जाता था, जिनके संरक्षण में खनन हुआ और यही भारतीय जनता पार्टी उन्हें अछूतों की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन आज एक एक सीट जीतने के लिए उन्हीं जनार्दन रेड्डी को जब अपने दल में शामिल किया है, अपने में विलय किया है, जबकि उन पर भी माननीय न्यायालय ने तल्ख टिप्पणियां की थी। यहाँ तक कि कई तल्ख टिप्पणी के बाद ही सीबीआई ने उन पर 9 के करीब मुकदमे दर्ज किए थे। आज संभवतः हो सकता है कि वे मामले भी धीरे धीरे करके वापस ले लिए जाएं। उन वकीलों को जिन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखा और न्यायालय की अवमानना की बात कही, उन्हें ये तथ्य भी देखना चाहिए कि किस प्रकार न्यायालय के आदेश के बावजूद सत्ताधारी दल न्यायालय के निर्देश की अवमानना कर रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।